नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ मामले पर एक्शन में है केंद्र सरकार। थोड़ी देर में पीएमओ की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। पीएम के प्रधान सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट सचिव और उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। जोशीमठ के स्थानीय अधिकारी भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे। देखिए, वहां के हालात इस वक्त वाकई बहुत गंभीर हैं और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सचेत हैं और इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर में पीएमओ की हाई लेवल बैठक और पीएम के प्रधान सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट सचिव और उच्च अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जोशीमठ के स्थानीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यानी इस वक्त जो वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं उसको लेकर पीएमओ की पूरी नजर है और हाई लेवल बैठक में जाहिर सी बात है आगे किस तरीके से यहां पर लोगों को सुरक्षित किया जाए, कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। तो जोशीमठ मामले की पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की। जोशीमठ के हालात के बारे में जानकारी ली गई है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी दी है। तो काफी देर तक ये बातचीत की गई, मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री खुद इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। पीएमओ की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। और जोशीमठ में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, 600 से ज्यादा घरों में दरारें आई हुई हैं और ऐसे में जो संकट इस वक्त मंडरा रहा है, वहां रहने वाले लोगों के लिए पीड़ित परिवारों को मदद देने की लगातार कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से भी। और पीएमओ भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अब प्राथमिकता यही बनी हुई है कि पुनर्वास कैसे किया जाए, वो रोड मैप कैसे तैयार किया जाए, क्या समस्या का समाधान ढूंढा जाए। जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें धीरे धीरे वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। 600 से ज्यादा घर हैं जहां पर इस वक्त दरारें बताई जा रही हैं। उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी जरा देख लीजिए क्या इस वक्त हालात वहां पर हैं। और डेंजर जोन की बात करें तो सुनील गांव, मनोहर बाग, ये वो गांव है जो इस वक्त डेंजर जोन में है। मनोहर बाग जरा देखिए, सिंहधार, यहाँ पर कैसे दरक रही हैं दीवारें और जमीन में भी आप देखेंगे किस तरीके से दरकन है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद इस वक्त घर बैठे बैठे आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई बड़ी आफत लोगों के गले पड़ सकती है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी वहां पर लोगों की स्थिति और यहाँ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी, और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त वाडिया इंस्टीट्यूट अर्थ साइंस के डायरेक्टर कला चंद्रन साई इस वक्त जुड़े हुए हैं। कला चंद्रन जी, हम तो रिपोर्ट्स ही देख रहे हैं जिस तरह के हालात इस वक्त जोशीमठ में नजर आ रहे हैं। 600 से ज्यादा घर हैं जिनमें दरारें दिखाई दे रही हैं और अब प्राथमिकता यही है प्रशासन के लिए कि सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इस समस्या का समाधान है क्या और ये दरारें आखिरकार क्यों पड़ रही हैं घरों में? देखिए, ये दरारे के बजाय तो हम लोग बहुत पहले से इसके चर्चा कर रहे हैं। जो अभी जोशीमठ टाउन डेवलप हुआ है, ये बेसिकली ओवर मोरेन एंड डेब्री और प्रीवियस लैंडस्लाइड्स के ऊपर बने हुए हैं। तो पहले तो बहुत साल, सदियों साल पहले ये छोटा था। इन कोर्स ऑफ टाइम ये जोशीमठ, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, द गेटवे टू द हिमालय, टू बद्रीनाथ, to Oli, to Hemkund Sahib, even for strategic importance point of view, even for the tourist point of view, यहाँ पर लोग बहुत आते जाते रहते हैं। एंड इस तरह से लोगों का आने जाने में टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज के वजह से लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, होटल्स एंड कंस्ट्रक्शंस हुआ है। एंड इस जिसके ऊपर ये फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन रॉक मटेरियल वेदर्ड है, उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत घटा हुआ है, बिकॉज इट इज डेवलप्ड ओवर ए लूज डेब्री मटेरियल। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा किए थे। तो एक तो ये वजह है जो इसके जो फाउंडेशन रॉक है उतना स्ट्रांग नहीं है
ऊपर का लोड अगर ज़्यादा उसके ऊपर गिरने लगे तो ये उतना सस्टेन नहीं कर पाता है, इसका वजह से सब्सिडेंस हो रहा है। दिस इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, इस रीजन में इफ यू लुक इनटू द जोशीमठ, उनका चारों तरफ से काफ़ी नाला एंड एज वेल एज रिवर्स वो बह रहे हैं। एंड 2021 में हम लोग ऋषिगंगा धलीगंगा में जो आपदा आए थे उससे भी बहुत सारी डेब्री एंड वाटर नदी में और नाला में फ्लो हुआ था। 2021 में अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, उसका भी पानी नदी में जब बहते हैं तब उसको क्या करता है, वो साइड वाला रॉक को भी काट करता है एंड दिस रॉक्स आर नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें टो कटिंग होता है। टो कटिंग का वजह से नीचे से भी थोड़ा वैक्यूम जैसा चीज़ क्रिएट होता है, उससे भी सब्सिडेंस होने का चांस रहता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो रोड कटिंग हो रहा है, जो टनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी कभी कभी जो ब्लास्ट होता है, छोटे छोटे ब्लास्ट एक साथ में काफ़ी ज़्यादा रॉक को भी कमज़ोर करता है, उसमें क्रैक आता है, उसमें फिर सब्सिडेंस भी होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इस रीजन में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, इट हैज़ नॉट बीन डन इन ए प्लान्ड मैनर। तो उससे भी क्या हुआ, जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जिस तरह से होना चाहिए था उसमें रुकावट आया है और वो पानी दूसरा अल्टरनेट पाथ से जब जाने लगता है तो फिर उसमें ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके वो क्रैक और जिस तरह से हम दीवार में देख रहे हैं, जो सीलिंग में देख रहे हैं, उसी का नतीजा है। लेकिन ये जो चीज़ अभी देख रहे हैं ये आज का फेनोमेना नहीं है, ये बहुत सालों से ये चीज़ हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इतना बढ़ गया जो रॉक उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसी का नतीजा यही है। तो कलाचंद्रन जी, अब ऐसा तो नहीं कि जो हालात इस वक्त हैं ये एक बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तराखंड में बड़ी त्रासदी देखी है, ये कहीं उस दिशा में बढ़ते हुए कदम तो नहीं है? देखिए, इसमें इस मूवमेंट कहना मुश्किल होगा, बट एक चीज़ हम लोग का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को मालूम है, जब इतना स्थिति में है इसका मतलब यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और जनरली लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है रेनफॉल और टेक्टोनिक मूवमेंट। सभी को मालूम है जो जोशीमठ रीजन सेस्मिक जोन 5 में है एंड इसमें कभी भी अगर छोटा मात्रा में अर्थक्वेक भी आ गया और रेनफॉल हो गया एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज तो हो ही रहा है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज जो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है, एक है रेनफॉल, एक है टेक्टोनिक मूवमेंट और तीसरा है जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जिसका लोड। तो लोड तो ऑलरेडी है, बट कभी अगर छोटा सा मात्रा में आपको एक जो कभी भी आ सकता है। और रेनफॉल इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हुआ है, क्रैक्स के थ्रू अगर पानी घुस गया, अभी यहाँ का जो स्प्रिंग है, वाटर है, ड्रेनेज का भी सिस्टम ठीक से नहीं है, उसका पानी भी अगर वो फ्रैक में घुस गया तो वो प्लेन ऑफ वीकनेस बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा और उससे फिर लैंडस्लाइड होने का संभावना है। कलाचंद्रन जी, मेरा सवाल था आपसे, आप बता रहे हैं जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, निर्माण की गतिविधियां चल रही हैं, उसका भी ये बुरा असर हो रहा है। अब ऐसे में जो एनटीपीसी पन बिजली परियोजना के जरिए वहां पर विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, अब वहां पर निर्माण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है अगर इस परियोजना पर आगे बढ़ा जाता है, जिस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहा है, ये नॉट ओनली बाय वन फैक्टर, दैट इज वन फैक्टर, बट सो मेनी थिंग्स आई टोल्ड दैट देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस गोइंग ऑन द सरफेस, सो मेनी प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनटू द सब सरफेस, एंड जो सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, नेचुरल प्रोसेस भी इसके साथ है एंड मैन मेड प्रोसेस भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। तो ओनली फॉर टनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर लुक एट करेंगे तो उसी से हमारा ये चीज़ अगर बंद भी कर देंगे तो तब भी हमारा इस रीजन खतरा से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को स्टडी से पता चला है नीचे भी लॉट ऑफ प्रोसेस, जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, टू कटिंग हो रहा है और उसका फाउंडेशन रॉक भी उतना सॉलिड नहीं है। इसके ऊपर हमारा जो क्लाइमेट इंड्यूस फेनोमेना होला, सडनली बारिश हो रहा है, सडनली कुछ वहाँ पर स्नो भी एक्यूमुलेशन होकर के फिर उसको मेल्ट होता है, तो बहुत तरह चीज़ फैक्टर इसके साथ रिस्पॉन्सिबल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए कलाचंद्रन जी। और जैसा आपने बताया कि बहुत ही खतरनाक हालात इस वक्त बने हुए हैं और जोशीमठ में आई आपदा के पीछे दरअसल 2 वजह बताई जा रही हैं, एक एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सुरंग और दूसरी 4 धाम ऑल वेदर रोड। इन दोनों ही प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ में जमीन अब दरक रही है। वहीं क्या है वहां के मौजूदा हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता महिमा सिंह कंवर ने।
जोशीमठ से जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या? एक आप देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये है चार धाम ऑल वेदर रोड। कहा जाता है कि चार धाम ऑल वेदर रोड बन जाने से ऑल वेदर यानी कि हर सीजन में आप चार धाम जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पहाड़ों की कटाई हो रही है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब कई बार गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो ऊपर से चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है और कई बार लोगों की जान चली जाती है। पहला कारण ये। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण आपको वो वाली तस्वीर मैं वहां की दिखाऊंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि तपोवन में जिस टनल का निर्माण हो रहा है वो टनल अभी तक जोशीमठ पहुंची है और जोशीमठ चूंकि उसका निर्माण वहां पर हुआ, आपने देखा होगा कि ब्लास्टिंग वहां पर हुई। ब्लास्टिंग के बाद अब वहां पर रिसाव काफी ज्यादा हो रहा है। लोगों की घरों में दरारें आ चुकी, सड़कों में दरारें आ चुकी है और यही वो जगह आपको नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं जो आपको पाइप सी वहां पर व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ये है इस जगह का नाम अगर बात की जाए तो सेलन इस जगह का नाम है और यहीं पर वो तपोवन टनल आकर खत्म होगी। तो महिमा की रिपोर्ट आपने देखी और जोशीमठ में आई दरार पर क्या कहना है रिटायर्ड साइंटिस्ट डीएम बनर्जी का, वो भी सुनिए। जोशीमठ का इलाका जो है एक जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड के ऊपर बना हुआ है और ये लैंडस्लाइड करीब 6000 और 7000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था और वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया था पर धीरे धीरे वो अभी भी स्टेबलाइज हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोई गिरती है और कोई चीज़ किसी स्लोप पे गिरती है तो उसको स्टेबलाइज होने में समय लगता है। पहले तो इमीडिएटली स्लोप होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल होता है और एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसको कहते हैं कि हम स्टेबल एंगल ऑफ रिपोज होते हैं, स्टेबल एंगल में पहुंच जाते हैं। तो वो स्टेबल एंगल में ही नहीं पहुंचा है अभी भी और इसलिए इसका जो है वो और स्टेबिलिटी भी जो है वो कंट्रोल हो रही है। क्या नदियाँ नाले वगैरह जो है उसके ऊपर से आ रहे हैं, वो पानी उसमें रिस रहा है और उसके अंदर जो है पत्थरों के बीच में से जा रहा है, पत्थरों को जो है वो घिस रहा है, गिरा रहा है, उसके ग्रेन्स तोड़ रहा है और उसकी वजह से उसको वीक बनाता चला जा रहा है। तो देखिए जोशीमठ का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार वहां दरारें बढ़ रही हैं। लोग डरे सहमे अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी उनकी जिन्होंने निवेश कर रखी थी, उनके आशियाने अब दरकते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घर किस तरह से दरकते जा रहे हैं, होटल गिरते जा रहे हैं, सड़कों पर भी लंबी लंबी दरारें अब नजर आ रही हैं और कहीं कहीं ये दरारें बहुत चौड़ी भी हैं। पहाड़ की जमीन से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस संकट के बीच एक मंदिर भी टूटकर बिखर गया है और संकट से डरकर लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। वैसे सरकार मदद के लिए आगे आ रही है लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रुकने के लिए मजबूर तो हो रहे हैं, लेकिन आगे उनका भविष्य क्या, उनके लिए भी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। लोग यही कह रहे हैं कि अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर वो घर बनाते हैं, अपने लिए आशियाना तैयार करते हैं, लेकिन आज उनके आशियाने पर ही खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी बड़ी दरारें सड़कों पर भी आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो देवताओं का मंदिर टूट कर ढह गया, उसके बाद लोगों में अब एक बहुत बड़ा डर इस वक्त बन बैठा है कि अब कोई बड़ी आपदा उनके सामने आने वाले, क्योंकि हम जानते हैं जहां तक मीमांसा जी उत्तराखंड की बात है वहां पर ये धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं और अगर ऐसे में उनके देवताओं का मंदिर टूटता है तो उनके मन में अपने आप एक बहुत बड़ा भ्रम इस वक्त बन चुका है, पैदा हो चुका है कि अब कोई बड़ी त्रासदी या कोई बड़ी आपदा यहां दस्तक देने वाली है। तो खतरा तो यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की सफलता की कहानी यूएसए से कंचन बैनर्जी, गोकुल कुन्नत विट्ठल धड़ुक की जुबानी, ऑस्ट्रेलिया से जय शाह की जुबानी, मोदी के प्रयासों की कहानी आप इस वक्त देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भारत के विकास में अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है। प्रवासी भारतीयों को शामिल करने के अभूतपूर्व प्रयास। मोदी ने की थी अनिवासी भारतीयों से अपील, हर साल 5 गैर भारतीय परिवारों को भारत भेजने की अपील, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करने की अपील। नरेंद्र मोदी के भारत के विकास में अभूतपूर्व प्रयास। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की सफलता की कहानी। नरेंद्र मोदी के भारत के विकास में यह अभूतपूर्व प्रयास, जिसमें प्रवासी भारतीयों को शामिल करने के ये अभूतपूर्व प्रयास।
तो मोदी ने अनिवासी भारतीयों से अपील की थी और इन प्रयासों का नतीजा भी आप देख रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की सफलता की कहानी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हर साल 5 गैर भारतीय परिवारों को भारत भेजने की अपील की गई थी। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी साहब के साथ मेरा बहुत पुराना आत्मीय संबंध रहा। इस संघ के कार्यकर थे तब से तो बहुत परिचय नहीं, परंतु ज़्यादा परिचय हुआ हरियाणा में रामकथा थी और साहेब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय शायद पूरे 9 दिन साहेब कथा में रहे। कभी जब समय मिलता था तो मैं जहाँ ठहरा था वहाँ शाम को मिलके भी थे। एक बात मुझे बहुत स्मरण है कि उस समय साहिब मुझे कह रहे थे कि बापू, आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी देखकर हरियाणा के लोग ऐसा कहते हैं मुझे देखकर कि मुरारी बापू का भाई है। और इस बात का वो कह रहे थे कि मैं जान। उसके बाद जब वो सक्रिय राजनीति में आए और हमारे गुजरात राज्य के मुख्य प्रधान बने, उसके बाद कई बार मिलना हुआ। गुजरात समाचार परिवार की ओर से साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम में रामकथा थी और साहिब को निमंत्रित किया। साहिब आए और उसने अपनी प्रसन्नता शुभकामना व्यक्त की। मैं बोल रहा था कथा के प्रवाह में, तो कोई ऐसी बात आई तो मैंने कहा मैं तो बावा हूँ। तो साहिब वहां बैठे बैठे बोले मैं भी बावा हूँ। तो एक तो भाई का नाता रहा जो हरियाणा में उसने कहा, दूसरा बावा का नाता रहा। इंसानियत, संबंध, स्नेहादर किसको कहते हैं, उसका एक और उदाहरण। मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई जानकी दास, जिसको उमटी काका थे, वो बहुत बीमार हो गए और अहमदाबाद की अस्पताल में इलाज चल रहा था। साहब को पता लगा कि बापू का भाई बीमार है। उसी समय वाजपेयी साहब की सरकार थी केंद्र में और आदरणीय वडील मुरब्बी अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। वो गुजरात आए होंगे क्योंकि गुजरात से ही तो मनोनीत रहे। तो साहिब ने उसको कहा कि बापू का भाई बीमार है, हम हॉस्पिटल चले। तो अडवाणी जी और साहिब दोनों अस्पताल आए और आप मानोगे नहीं, मुझे संकोच हो रहा था कि भारत का उप प्रधानमंत्री और साहिब हमारा मुख्यमंत्री साहब 1 घंटे तक मरीज की बेड के पास बैठे। मोदी साहब के साथ मैंने आपको 2 संबंध कहा भाई भाई का, जो वो बोले, फिर वही बोले मैं भी बाबा हूं, बाबा का संबंध। तीसरा, प्रधानमंत्री होने के बाद मुझे बराबर स्मरण है कि सेंट्रल हॉल में या कब मुझे, लेकिन उसने एक वाक्य कहा था कि मैं फकीर हूं। तो मैंने सुना तो अच्छा लगा, तो मैंने भी कहीं कहा मैं भी फकीर हूं। तो ये तीसरा नाता हो गया। ये सब आत्मीय नाता है और कोई लेना देना नहीं। राष्ट्र में कोई अच्छी घटना बने और वो निमित्त बने, कोई अच्छा निर्णय आए, आपका जन्मदिन हो, कोई भी हो, तो अथवा तो मैंने राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई संकल्प किया हो, तो उसकी जानकारी में डालने के लिए मैं फोन करता था और साहब दूसरी 5 मिनट में कॉल बैक हो, आपका फोन आएगा ही। और मैं पहले बोलता था कि साहब आपका समय मैं नहीं लूंगा, हम जानते हैं कि आपका। बोला नहीं बापू, आप तो समय ले सकते हैं। हाँ, आप तो ले सकते। ये आपकी उदारता। पेरिस में कथा थी और साहब का प्रोग्राम
पेरिस में था। आयोजक लोग मेरे पास आए कि आपकी कथा का समय और साहेब की सभा का समय एक है। बापू, हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन समय परिवर्तन हुआ, क्योंकि साहब ने तुरंत कहीं अमेरिका या कहीं जाना तो विनय करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरी कथा का समय इंद्र नहीं बदल सकती, चाहे इंद्र का है तो भी मैं नहीं बदल। मेरे देश का प्रधानमंत्री पधारे और मैं एक दिव्य राष्ट्र का नागरिक हूँ, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए मेरी कथा का समय एक दिन के लिए बदल रहा हूँ। साहिब की सभा हो जाए, उसके बाद 1 घंटे के बाद कथा शुरू हो। फिर मुझे वीडियो दिखाया कि साहब क्या बोले। वो बोले कि बापू इंद्र की बात भी नहीं माने, लेकिन नरेंद्र की बात मान लेते। सौरभ शाह, उसने एक विचारधारा नामक मैगजीन शुरू किया। तो साहब ने निमंत्रण कबूल किया था, उस समय भी मैं था। वो प्रोग्राम शायद अहमदाबाद में था, मुझे पर नहीं, लेकिन साथ में थी। और इस मैगजीन का नाम विचारधारा था। मैं बोला, सौरभ भाई बोले, और फिर साहब इतना सरल और विनोद भरी बात में तो कह रहे कि हम साइकिल पर, स्कूटर पर जब संघ के प्रचार में निकलते थे, तब कोई 2-3 लोगों ने या तो ग्राम में लोगों ने हमको घेर लिया, निकालो तुम्हारे पास क्या है, पैसे निकालो। तो साहब कह रहे थे कि मैंने कहा मेरे पास जो 5-10 रुपये है जो है ले लो। तो इन लोगों ने कहा कि हम ऐसे नहीं लेते, पहले मारेंगे फिर लेंगे, क्योंकि ये हमारी विचारधारा। ऐसा कहकर उसको विनोद किया। मैंने जाहिर में सराहा है कि जब कश्मीर के लिए निर्णय लिया गया, राम मंदिर के लिए निर्णय लिया, जो राष्ट्र के कल्याण में नियम लिया गया, मेरी व्यासपीठ मुखर हुई है। आलोचना मुझे सहन करनी पड़ती। कई लोग इल्जाम भी लगाते हैं कि बापू तो इस पक्ष के। मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा पोथी पक्ष है। रामचरितमानस ये तो सबसे डिस्टर्ब, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे देश के इतिहास में कई लोगों ने सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से किया के लिए, कई लोगों ने अपने अपने लोगों की प्रतिष्ठा के लिए इस पद का। एकमात्र बड़ा प्रधान जो राष्ट्र पुरुष है मेरी दृष्टि, उसने